प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस महत्वपूर्ण व्याख्यान में हम वित्तीय विवरण विश्लेषण की तकनीकों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। पिछले कुछ वीडियोज़ में आपने देखा था कि वित्तीय विवरण क्या होते हैं, वित्तीय विश्लेषण किसे कहते हैं, ये सब चीज़ें अपन पिछले के वीडियोज़ में अध्ययन किया था। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि वित्तीय विश्लेषण की मुख्य तकनीक्स कौन कौन सी होती हैं तकनीकें। मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि वित्तीय विश्लेषण का अभिप्राय अपने को पता है कि किसी भी कंपनी या संस्था की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट होते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर जो फिगर्स दिए हुए होते हैं वो एब्सोल्यूट फिगर होते हैं। उन फिगर्स के आधार पर किसी भी प्रकार के निर्णय लेने में बड़ी परेशानी होती है। जब तक कि हम कोई एक सेट रिलेशनशिप स्थापित नहीं कर देते हैं या उन डाटा को विश्लेषण के हिसाब से चेंज नहीं कर देते हैं, तब तक उनके बारे में अपन केवल देखने मात्र से ये पता नहीं लगा सकते कि कोई भी संस्था है वो अच्छा रन कर रही है या नहीं कर रही है, किसी दूसरी कंपैरिजन में ठीक है कि नहीं है। ये सब निर्णय लेने में हमारे को परेशानी हो सकती है। इसलिए ये विश्लेषण करने के लिए कई प्रकार की तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं, जिनमें मुख्य रूप से अपन कह सकते हैं कि 7 तकनीकें हैं जिनका ज़्यादातर यूज़ होता है, जिसमें कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ट्रेंड एनालिसिस है, रेशियो एनालिसिस है, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और ब्रेक इवन एनालिसिस। ये जो वित्तीय विश्लेषण की ये टेक्निक्स हैं, इन सभी टेक्निक्स की सहायता से जो विश्लेषण किया जाता है वो वास्तव में किसी भी संस्था का एक डायनेमिक एनालिसिस होता है, क्योंकि इनमें से जो टेक्निक अपनाई जाएंगी उन तकनीकों की सहायता से जो विश्लेषण होगा उसमें कई प्रकार के कंपेरेटिव, कॉमन साइज और ट्रेंड स्टेटमेंट्स बनेंगे। कई प्रकार के रेशियोज़ का अपन इसके अंदर यूज़ करेंगे। कई ग्राफ और चार्ट उसमें बनते हैं एनालिसिस में, और उन सब चीज़ों को देख करके है ही जो है वो निर्णय लिया जा सकता है। अगर ये कार्य नहीं किया जाता तो निश्चित रूप से उसमें दिक्कत होती है कि भाई हम कोई भी जो है सही निर्णय पर नहीं पहुंच पाते हैं जब तक कि उनकी अंदर की चीर-फाड़ नहीं हो जाती। तो ये कार्य जो है वो करने के लिए, जैसा कि आपने देखा है, कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपनी पहली टेक्निक है। इस टेक्निक के अंतर्गत जो है वो क्या करते हैं कि जो वित्तीय विवरण होते हैं, विभिन्न प्रकार के वित्तीय विवरण, उनको जो एक तरह से लंबवत रूप में या जिसको अपन कहते हैं वर्टिकली पहले तैयार किया जाता है, और फिर एक से अधिक वर्षों के जो है वो व्यापार लाभ निकाती की और चिट्ठे की कंप्लीट फिगर लिखी जाती हैं। फिर प्रथम वर्ष की तुलना में दूसरे वर्ष में जो मदों का जो परिवर्तन हुआ है, इंक्रीज या डिक्रीज, उसको ज्ञात किया जाता है, और फिर इंक्रीज और डिक्रीज को परसेंटेज के रूप में ज्ञात करते हैं। तो ये हमारी पहली विधि होती है जिसके अंदर हम इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। ये आपको एक नीचे एक नमूना दिया गया है कि किस तरीके से कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। तो पहले जैसे इसको कंपैरेटिव का प्रारूप अपन ने आगे दिया है, लेकिन पहले जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम पहले जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसको वर्टिकल रूप में अपन तैयार करते हैं। तो जब वर्टिकल रूप में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को तैयार करते हैं तो सबसे पहले नेट सेल्स आप लेते हैं, जो कि ग्रोस सेल्स और रिटर्न्स को माइनस करने के बाद में आती है। जैसे 2 साल की ग्रोस सेल्स आपने ले ली, नेट सेल्स ले ली, उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपन माइनस करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, और उसमें से क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देते हैं। तो वो जो आता है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आती है।
नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर देते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। और जैसे हर साल का, जैसे मान लो 2 साल के आंकड़े तो 2 साल का ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। उसमें से अपना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं, जिसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में सभी प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑफिस एक्सपेंसेस और सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आ जाते हैं, जिनको माइनस करने के बाद जो है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। इसमें एक बात ध्यान रखने की होती है कि मान लीजिए कोई ऑपरेटिंग अदर इनकम भी हो, जैसे मान लो कैश डिस्काउंट रिसीव्ड है तो ये ऑपरेटिंग इनकम का भाग होती है, तो वो इनकम इसमें जुड़ जाती है। इसमें शो नहीं किया है, एक नॉर्मल बात है कि अगर वो ऑपरेटिंग इनकम कोई है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में दिखाई हुई होती है तो वो इसमें जुड़ जाती है। और उसके बाद में जब है वो ये टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को अपन जब माइनस कर देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट में से, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। और इसके अंदर जो है वो इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसमें इंटरेस्ट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रिटर्न ऑफ कर दिए या कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है तो उनको अपने लेस कर देते हैं। और इसी तरीके से कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, जैसे इंटरेस्ट से या डिविडेंड से कोई इनकम है, कोई सब्सिडी वगैरह मिली है, तो उन सब को अपन इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट में लेस और ऐड करने के बाद में एक तरह से प्रॉफिट बिफोर टैक्स ज्ञात होता है, यानी जिसको पीबीटी बोलते हैं। इसमें एक बात और ध्यान रखने की है कि कई बार जैसे अभी अपन ने कहा कि भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को अपन लेस करते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को जोड़ते हैं, तो उसके अंदर अगर कोई इंटरेस्ट की फिगर जो है लॉन्ग टर्म डेट की बहुत बड़ी फिगर है, तो अपन जो है वो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी पीबीआईटी और पीबीटी ये अलग अलग भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हो जाएगा, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो जाएगा, और टैक्स को माइनस कर देंगे तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। इसमें से हम अप्रोप्रिएशंस को माइनस कर देते हैं, ट्रांसफर टू रिजर्व्स और डिविडेंड्स वगैरह हैं, प्रोपोज डिविडेंड वगैरह हैं, तो बाकी राशि बैलेंस टू कैरीड फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट हो जाती है। तो ये एक सिंपल सी एक प्रोसेस है जिसके अंदर अपने को एक उसको वर्टिकल फॉर्म में उसको डेवलप करना पड़ता है। उसके बाद में आपको ये सामने ये दिया हुआ है कि कंपेरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो जैसे 2019 में मान लीजिए कोई राशि 5 लाख है, 2020 में वो 15 लाख हो जाती है, तो इंक्रीज तो 5 लाख रुपये हो जाएगा, और परसेंटेज के रूप में वो 5 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100 यानी 50% इंक्रीज आ जाएगी। तो ये हर चीज़ के अंदर होगी, हर आइटम्स के अंदर होगी। जैसे आप नेट्स मोटे तौर पर इसमें अगर अपन कहते हैं कि जैसे अभी अपन ने कहा कि हर आइटम की अपन ऐसा कार्य कर सकते हैं, बुकिंग स्टॉक के बारे में भी, परचेज के बारे में, डायरेक्ट सब के बारे में कर सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पर अगर अपन देखें तो जैसे मैंने आपको 1 2 3 ये लगाए हुए हैं, तो एटलीस्ट नेट सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो पिछले साल की तुलना में कितनी बढ़ी या घटी और परसेंटेज में कितनी आई, ग्रॉस प्रॉफिट कितना बढ़ा घटा कितनी परसेंटेज के रूप में आए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने घटे बढ़े परसेंटेज के रूप में क्या रहे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसके बाद में प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये जो कुछ फिगर्स होती हैं इनको अपन मोटे तौर पर जो है वो कंपेरेटिव रूप में तैयार करते हैं, क्योंकि यही फिगर जो है ज़्यादातर यूज़ होती हैं। तो इस तरीके से पिछले वाली जो साल की जो है वो एक तरह से अपन 100 मान लेते हैं उसको, और उसके बाद में उसके ऊपर जितनी इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है वो उसको अमाउंट में और परसेंटेज में उसको व्यक्त कर लेते हैं। तो ये तरीका रहता है कंपेरेटिव तैयार करने का, यानी कंपेरेटिव जो है वो फिगर तैयार करने का। इसमें एक बात और अपने को इम्पोर्टेंट ये ध्यान रखने की होती है कि यहाँ पर जो है वो प्रत्येक साल का आंकड़े और प्रत्येक साल आगे वाले जो साल में जो वृद्धि या कमी हो जस्ट प्रीसीडिंग ईयर से उसकी तुलना अपन करके देखते हैं कि पिछले साल की तुलना में उसमें कितनी वृद्धि या कमी हुई होती है। तो उसके आधार पर एक मोटा केस ये लग सकता है कि भाई अपन पिछले साल की तुलना में इस साल में कितनी प्रोग्रेस की है या नहीं की है, इस बात का इससे पता लग जाता है। कंपेरेटिव बैलेंस शीट में भी अपन यही करते हैं, पहले इसको एक वर्टिकल फॉर्म में उसको बना लेते हैं। तो जिसके अंदर बनाने के लिए आपको ध्यान रखना है कि जैसे इसमें एक शेयर होल्डर का फंड होता है जिसमें शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस होते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं तो शेयर होल्डर फंड आ जाता है। इसको प्रोप्राइटर्स फंड या नेटवर्क भी कहते हैं। इसके अंदर अपन लॉन्ग टर्म डेट्स होते हैं जैसे डिवेंचर है, लॉन्ग टर्म लोन है, इनको जब अपन जोड़ देते हैं तो वो टोटल नेट कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाता है, जिसको अपन टोटल लॉन्ग टर्म फंड्स भी कहते हैं। और ये जो टोटल जो लॉन्ग टर्म फंड्स आ जाते हैं
तो उसके बाद में जो है वो अपन इनका जैसे ये तो सोर्सेज ऑफ फंड्स हो जाते हैं, और फिर अपन टोटल जो यूजेज ऑफ फंड्स हैं वो भी अपन लिख लेते हैं। जैसे फिक्स्ड असेट्स में, जैसे ये जितने भी फंड्स हैं टोटल लॉन्ग टर्म फंड्स हैं, इनका यूज़ दो कार्यों में मुख्य रूप से किया जाता है, एक फिक्स्ड असेट्स में, एक वर्किंग कैपिटल में। तो फिक्स्ड असेट्स के अंदर अपन ग्रॉस ब्लॉक और लेस एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन को माइनस करके अपन नेट ब्लॉक कैलकुलेट कर लेते हैं, और उसके बाद में वर्किंग कैपिटल के लिए अपन करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज़ को अपन माइनस कर देते हैं।